हेलो, एक बार फिर आपका स्वागत है पीसीएमबी चैनल पे। और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा, जिसे प्यार से आप बोलते हो शैंकी भैया। आज की क्लास में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और एक शॉट में एनसीईआरटी के सारे बढ़िया क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होते हैं, आराम से सीखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में ही टॉर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक हम लोग आपको लेकर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब फिजिक्स की क्लास में हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या क्या आने वाला है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, एनसीईआरटी का सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे तीन पार्टिकल रखे हुए हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, और जो साइड है इसकी वो 0.5 मीटर की लेंथ है। अब देखते रहिएगा, 0.5 मीटर की इसकी लेंथ है। ध्यान से देखिए, एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है और एक मास यहां पे है। 100, 150, 200, साइड है इसकी 0.5 मीटर ईच। आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास किस तरीके से लोकेट किया जाता है। पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे। हमारे पास मासेस है m1, m2, m3। m1 हो गया 100, m2 हो गया 150 और m3 हो गया 200। अब बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स की। x1, x2, x3, y1, y2, y3। जब इनके कोऑर्डिनेट्स पता लगेंगे तभी तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे। 100 ग्राम वाले के कोऑर्डिनेट है 0,0। 100 ग्राम वाले के हैं 0,0। 150 वाले के कोऑर्डिनेट है x में 0.5, x में 0.5 और y में 0। x में कितना चलना पड़ा हमें, देखो x में कितना चलना पड़ा 0.5 और y में कितना चलना पड़ा, y में हम चले हैं 0। अब इस पे पहुंचना है 200 वाले में। 200 वाले के कोऑर्डिनेट बताने हैं। x में कितना चले हम, x में हम चले 0.5 का आधा यानी 0.25 और y में कितना चले, y आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो y हमारे पास निकल के आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये है 0.5 और ये है 0.5/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से y निकलेगा अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5/2 का स्क्वायर। तो 0.5 स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच गया 1 माइनस 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 0.5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच गया 1 माइनस 1/4। तो आ गया 0.5 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। 0.5 तो बाहर आ गया, 4 का आ गया 2 और √3 अंदर रह गया। 0.5/2 √3 यानी कि 0.25 √3। तो अगर मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताऊं 200 वाले के, तो x तो है 0.25 और y है 0.25 √3। अब मुझे तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। 100 वाले के कोऑर्डिनेट 0, 0, ओके। 150 वाले के कोऑर्डिनेट 0.5, 0, 0.5, 0। 200 वाले के 0.25, 0.25 √3। भैया आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग गए हैं सबके, तो अब आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जब कोऑर्डिनेट्स पता लग गए तो सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 है 100 ग्राम और उसका कोऑर्डिनेट है 0। m2 है 150 ग्राम और उसका कोऑर्डिनेट है 0.5। m3 है 200 ग्राम और उसका कोऑर्डिनेट है 0.25 अपॉन 100 प्लस 150 प्लस 200। तीनों मासेस प्लस कर दिए, ये तो 0 आ गया, ये 75 आ गया और ये आ गया 50। 200 300 400 450, हमारे पास आ गया 7 5 12 125 अपॉन 450। आप इसे 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 90 फिर से 5 से काट सकते हैं, 5 18। ठीक है, 5/18 कोऑर्डिनेट आ गया x वाला। अब y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, सिंपल। y कोऑर्डिनेट के लिए भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए कि y कोऑर्डिनेट कितना आएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक एल शेप का लेमिना गिवन है। एल शेप की मेटल की पतली सी शीट गिवन है, थिन मेटल शेप। ठीक है, प्लेट है ये, 3 किलो की है ये टोटल। अगर ये टोटल 3 किलो की है और मैं इसे 3 टुकड़ों में बांट लूं तो 1-1 किलो के हो गए तीनों टुकड़े। ये तीनों स्क्वायर 1-1 किलो के हो गए। अब इन तीनों स्क्वायर के मतलब 3 मासेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। m1 m2 m3, 1 kg 1 kg 1 kg, x1 x2 x3, y1 y2 y3। जैसे ही आपको तीनों के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास तो पता लग ही जाएगा। आओ सिखाता हूं, ध्यान सुनिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या बैठेंगे, आप ये टोटल 2 है और ये इतना 1 है, देखो 1 है ना ये, तो इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना बैठेगा, x बैठेगा 1/2। जब टोटल 1 है ये तो आधा 1/2। अब ऐसे ये y 1 है, यानी ये पूरा यहां से यहां तक 1 है, तो ये आधा कितना बैठेगा 1/2। तो x भी 1/2 आ गया और y भी 1/2 आ गया। अब इस पे आ जाओ, इस वाले पर x कितना है, x है 1 और इसमें आगे बचा हुआ भी 1 है, लेकिन 1 में हम आधा और चलेंगे, आधा, तो 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 1.5। और y कितना चलेंगे, y हम आधा ही चलेंगे, y आधा, 3/2 1.5। ठीक है, x तो 3/2 आ गया और y कितना आ गया, हाफ। अब इस वाले पे पहुंचते हैं, x कितना है, x साफ दिख रहा है हाफ है, और y कितना है, y, x तो हम चले 1, y चले 1 और आधा और चले, y 1 प्लस हाफ 3/2 1.5, तो ये बच गया हाफ प्लस हाफ और 3/2। यानी मैंने तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट पता कर लिए। सेंटर ऑफ मास में आपको काम यही करना होता है, जितने भी मासेस हैं सबके कोऑर्डिनेट्स पता करने होते हैं। फिर सेंटर ऑफ मास कैसे आ जाएगा, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितना आ गया, हाफ 3/2 हाफ, यानी 3 4 5 5/2 अपॉन 3, तो आंसर आ गया 5/6। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सेम आंसर आ जाएगा 5/6। यानी y सेंटर ऑफ मास भी आपके पास आ जाएगा 5/6, सेम उससे। तो सेंटर ऑफ मास जब भी निकालना है आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स जितने भी मासेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकालो इन दो वेक्टर्स का। ध्यान सुनिएगा, 3i - 4j
+5k और b दे रखा है -2i + j -3k। आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, आपको इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है कि स्केलर प्रोडक्ट इसमें कितना आएगा, ये बताने की बात है। आओ सिखाता हूं। स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, यानी इसमें मुझे a डॉट b निकालना है। अब a डॉट b आप जानते हो, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6 -6, -4 इंटू 1 -1, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 6 और 4 10, -15 यानी माइनस का 25 आपके पास आंसर आ गया। माइनस का 25 स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। अभी वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए चलिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम इसका। ए और बी, पहले डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या डाटा था। 3 - 4 5, 3 - 4 5, 2 1 3, 2 1 3, -2 + 1 -3, -2 + 1 -3, -2 + 1 -3, ठीक है। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया था A क्रॉस B, इस तरीके से I J K, और क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले A है, A वाला डाटा लिखो 3 -4 5, फिर B है तो B वाला डाटा -2 1 -3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, आई जे के छुपा दो, इसे आई जे के छुपा दो। पहले लिखना आई ब्रैकेट -j ब्रैकेट प्लस के, ध्यान देना आई -j प्लस के, ऐसे ही करते थे हम क्रॉस प्रोडक्ट, आई -j प्लस के, हर बार ऐसे लिखना होता है। अब आई जे के तो हर बार छुपाए जाते हैं, और अब बात हो रही है आई की, इसे छुपाना है, छुपाना है, इसे भी छुपा दो, इसे छुपाना है, इसे भी छुपा दो। आई वालों को, अगर आई की बात हो रही है तो आई को छुपाना है, जे की बात हो रही है तो जे को छुपाना है, के की बात हो रही है तो के को छुपाना है, इसे छुपा दिया। 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, बीच में हमेशा माइनस आता है, आ गया जे, इसे छुपा दो, इसे छुपा दो। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 -10, और बीच में माइनस आता है, के वाले को छुपा दो। 3 4 2 जा 8, बीच में माइनस, 12 में से 5 गए 7 आई, 10 प्लस का माइनस का 9, यानी प्लस का 10 माइनस का 9, यानी कि प्लस का 1 बच गया, और बाहर 1 है -j। 8 में से 3 गया -5 -5 के, ये आपके पास A क्रॉस B आ गया। अगर इसी में आपसे पूछा जाता B क्रॉस A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A, तो आपको ये साइन बदल देने हैं, बस साइन -7i + 1j + 5k, बस साइन बदल देते हैं, आपके पास B क्रॉस A आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टॉर्क निकालो अगर फोर्स ये है, ठीक है, और फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। पोजीशन वेक्टर ये है, फोर्स ये है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए फिर से वही तरीका है, आई जे के, दोनों तरफ प्लस बीच में माइनस, आर की बात हो रही है, आर मतलब ये पोजीशन वेक्टर 1 -1 1, एफ की बात हो रही है 7 3 -5। अब सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आई माइनस जे प्लस के, चलिए सॉल्व करते हैं। इसे तो छुपाना ही छुपाना है, आई वालों को छुपा दो, तो बच गया 5 -3, जे वालों को छुपा दो तो क्या आया -5 -7, के वालों को छुपा दो, के को, तो बच गया 3 -7। तो आ गया आंसर हमारे पास 2i 7 5 12 प्लस का 12 हो जाएगा 12j प्लस 7 प्लस 3 10 के। तो टॉर्क जो होता है बच्चों वो R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर किसी को टॉर्क का इक्विलिब्रियम समझना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स समझना है, मतलब बैलेंस है, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। एक मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लंबा, 4 किलो उसका खुद का मास है, वो 2 नाइफ एजेस से सपोर्ट किया गया है, दोनों तरफ से 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अभी सिखाऊंगा। 6 किलो का लोड उस पर लटका दिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एंड से। पहले डायग्राम बना दूं, थोड़ा ज्यादा जगह चाहिएगी इसमें, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान समझिएगा। एक 70 सेंटीमीटर का ये बार है पूरा, इसका खुद का वजन 4 किलो है, यानी mg नीचे की तरफ हो गया 4 × 10 40। mg आपको पता है कितनी दूरी पे बैठेगा, 35 की दूरी पर, क्योंकि जब टोटल खुद 70 है तो mg बैठता है बीचों बीच। कह रहा है इसे हमने सपोर्ट दे दिया 2 नाइफ एजेस से, चाकू की धार पर इसे टिका दिया, चाकू की धार पर। और ये जो चाकू की धार ये कितनी कितनी दूरी पर रखी गई, दोनों तरफ से 10-10 की दूरी पर, यानी टोटल 70 है, ये 10 है, तो इसका मतलब ये बीच वाली दूरी कितनी आ गई 50। भाई 70 टोटल है, 50 60 70। अब आपको एक 3 किलो का 6 किलो है, 3 किलो देख लेता हूं, 6 किलो का वजन लटकाना है, 6 किलो का, एंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 6 किलो का वजन 6 × 10 60, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह दूरी 35 है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये दूरी 50 हो गई, ओ 5 हो गई, 5। अब आपको इससे कहा गया है कि ये जो दोनों नाइफ एज है ये कितनी नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं ये निकालना है। यानी ये जो दोनों नाइफ एज है ये R1 और R2 लगा रहे हैं, ये कितना है आपको ये फाइंड आउट करना है, R1 और R2। चलो सिखाता हूं, सारा डायग्राम बन चुका है, अभी इसका रेप्लिका नीचे बना लेता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कहां से क्या दूरी देख रहे हैं भैया, क्या चीज है। ये हो गई R1, ये R2, आपको R1 R2 निकालनी है। ये mg हो गया 40 और ये वाला mg हो गया 60। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या ये जो बार है ये ऊपर जा रहा है ना, क्या जमीन के अंदर धंस रहा है ना। इसका मतलब अगर वर्टिकली आप देखते हो तो आमने सामने की फोर्सेस बराबर है, यानी जितनी फोर्स ऊपर ले जाने को लग रही है उतनी नीचे लाने को लग रही है, तभी ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स लग रही है R1 + R2, और नीचे ले जाने के लिए कितनी लग रही है 60 + 40। ओहो, इसका मतलब R1 + R2 कितना है भैया 100 आ गया। एक इक्वेशन तो बन गई। R1 R2 दो चीजें अननोन है,
अगर दो चीजें अननोन है तो आपको इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी? दो। एक तो बन गई, अब दूसरी बनाता हूं। ये तो मैंने बना दी लीनियर इक्विलिब्रियम से, मतलब फोर्सेस बराबर रख के। भाई ये बार रोटेट भी तो नहीं कर रहा, रोटेट तो नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा तो ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितना क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहा है टॉर्क, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहा है, तभी तो ये किस में है? ये इक्विलिब्रियम में है। तो अब ध्यान सुनना, अब ऐसे में करना क्या होता है, मेरी बात समझना। ऐसे में करना क्या होता है, चार फोर्सेस लग रही हैं और पॉइंट नहीं दे रखा, एक्सेस नहीं दे रखी, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी मान लो एक्सेस। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इस पूरे डंडे पे कहीं पे भी एक्सेस मान सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी एक फोर्स पे मान लूं। अगर किसी एक फोर्स पे एक्सेस मान लूंगा तो उसका खुद का टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू दूरी, और अगर मैं एक्सेस को फोर्स पे ही मान लूंगा तो दूरी जीरो हो जाएगी, तो उसका टॉर्क नहीं होगा। टोटल यहां पे चार टॉर्क हो सकते थे, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, तो चार टॉर्क हो सकते थे। लेकिन मैं एक एक्सेस मान लूंगा, ये मान ली मैंने R2 पे एक्सेस, तो इसका खुद का नहीं होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहां पे ले लिया? एट पॉइंट P। तो जितना क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहा है इस बार को, उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। अब जरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना, एक मिनट। पॉइंट P फिक्स कर दिया, फिक्स। 40 वाला नीचे ले जाना चाह रहा है, ये देखना, पॉइंट P फिक्स है। अब 40 वाला तो नीचे लेके जाना चाह रहा है, और 60 वाला भी कहां लेके जाना चाह रहा है? नीचे। 40 वाला भी नीचे ले जाना, ये पॉइंट तो फिक्स हो गया ना। 40 वाला नीचे, 60 वाला नीचे, और R1 वाला ऊपर। अब आप कहोगे R2 नहीं देखूंगा, वो तो एक्सिस पे ही है। एक्सिस पे, जो एक्सिस पे है तो वो टॉर्क नहीं देगा। 40 वाला नीचे, 60 वाला नीचे, और R1 वाला ऊपर। इसका मतलब जितना टॉर्क नीचे लेके जाना चाह रहा है उतना ही ऊपर। यानी क्लॉकवाइज तो लेकर जाना चाह रहा है R1, और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाने वाला है 60 और 40। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो ये रहा R1, और R1 से पॉइंट तक की दूरी, R1 से, ये रहा R1, R1 से पॉइंट तक की दूरी 50, 60। फोर्स कितनी लग रही है? 60, और 60 से पॉइंट तक की दूरी, ये रहा 60 से पॉइंट तक की दूरी। भाई ये दूरी बैठेगी अपने पास, ये आपके पास 25 बैठेगी ये, क्योंकि टोटल ये 35 है। अब 35 में से 10 काट दिए तो ये कितनी बची? 25, और ये 60 आगे 5 है, तो 25 और 5 कितनी हो गई? 30। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगली फोर्स कौन सी है? 40। अब 40 से पॉइंट P तक की दूरी कितनी है? 40 से पॉइंट P तक की दूरी है 25। 40 से पॉइंट P तक की दूरी, 40 से पॉइंट P तक की दूरी 25। तो हमारे पास आ गया R1 50, 1800 प्लस 25 चौके 100, तो 1000 ये आ गया। जीरो कैंसिल हो जाएगी सारी कॉमन लेके, तो बच गया 5R1 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 100 280, 5 से काट रहा हूं, 5 पंजे 25, 3 बच गए, 6 पंजे 30, तो R1 की वैल्यू आ गई 56 न्यूटन। और अगर आप 9.8 लेते, जो मैंने G10 लिया है हर जगह, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब 55 पॉइंट समथिंग आ जाता, जैसे ये 56 आया। अब पुट कर दो R1 को फर्स्ट में, तो क्या आ गया? 56 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 100। तो R2 की वैल्यू आ गई 100 माइनस 56, 44 न्यूटन। ये लो जी, ये भी खत्म हुआ, R1 भी खत्म हो गया, R2 भी खत्म हो गया, बड़े आराम से खत्म कर दिया R1 R2, ठीक है।
एक बार तो दो चीजें निकालनी थी तो दो इक्विलिब्रियम लगा दिए, जितना ऊपर ले जाना चाह रहा है उतना ही नीचे, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, बराबर रखते ही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, 3 मीटर लंबी लैडर है जो आपने दीवार से लगा दी। ये दीवार है, वॉल, वॉल, और ये फ्लोर है, ये नीचे फ्लोर है। ये फ्लोर है। लैडर की लेंथ है 3 मीटर और ये लैडर यहां से दीवार से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस 1 यानी √8 यानी 2√2, 2√2। इस लैडर का वजन है 20 किलो। अब 20 किलो तो बीच में ही होगा ना, बिल्कुल। mg 20 इंटू 10 200, 20 इंटू 10 200। अब आपसे कह रहा है फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ वॉल एंड फ्लोर। वॉल ने और फ्लोर ने जो इस पे फोर्स लगाई है वो आपको बतानी है। भाई पहली बात तो वॉल तो लगाएगी ये वाली फोर्स, क्योंकि वॉल है फ्रिक्शनलेस। इसने साफ बोला है वॉल है फ्रिक्शनलेस, तो खाली वॉल तो एक फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स N1, एक फोर्स लगाएगी नॉर्मल फोर्स। लेकिन जो हमारी फ्लोर है वो दो दो फोर्स लगाएगी। एक तो फ्रिक्शन लगाएगी, ये सीढ़ी फिसलना चाहती है ऐसे, यानी सीढ़ी ये पीछे जाना चाहती है। भाई सीढ़ी अगर फिसलना चाह रही है तो जो अगर ये सीढ़ी नीचे आएगी फिसलते हुए तो यहां से तो पीछे जाएगी, तो इसे पीछे जाने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, Fr। तो यानी फ्लोर, ये जो जमीन है, एक फोर्स तो लगा रही है फ्रिक्शन और एक लगा रही है जमीन फोर्स नॉर्मल फोर्स N2। दो दो फोर्स लगा रही है फ्लोर। आपको एक तो बतानी थी फ्लोर, आपको एक चीज तो बतानी थी कि दीवार कितनी फोर्स लगा रही है, और एक आपको बताना है जमीन कितनी फोर्स लगा रही है। तो दीवार तो फोर्स लगा रही है खाली N1। अगर ये भी रफ होती, रफ, तो ये फिसलने से रोकती तो ऊपर की तरफ लगता फ्रिक्शन, यानी ये भी दो दो लगाती। अभी तो ये एक ही लगा रही है, एक खाली N1। ठीक है, और जो फ्लोर है जमीन वो दो दो फोर्स लगा रही है। चलो अब इसे थोड़ा सेटल करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो सेटल करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे बना देता हूं मैं N1, इसका खुद का वेट 200, यहां पे बना देता हूं N2, और इसे फिसलने से रोक रही है फ्रिक्शन, ये बना दी मैंने फ्रिक्शन, बस यही बना था। और ये दूरी 3 मीटर है, ये दूरी है 2√2 और ये दूरी पूरी है 1। अब जरा आप एक बार ना, अब ये फिसल नहीं रही है, ये बिल्कुल रुकी हुई है लैडर, बिल्कुल शांत है एकदम। तो आप एक बार देखो जरा हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी फोर्स लग रही है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में एक तो लग रही है N1 और एक लग रही है फ्रिक्शन, और कोई तो नहीं लग रही। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में ये कहीं नहीं जा रही, तो जरूर N1 बराबर किसके है, फ्रिक्शन के। अब आप वर्टिकल में देखो, वर्टिकल, वर्टिकल में एक तो लग रही है N2 और एक लग रही है 200, तो ना लैडर ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, तो इसका मतलब N2 बराबर किसके है, 200 के। N2 बराबर 200 के। दो तो बन गई। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी तो है, ये रोटेट नहीं कर रही, ये कहीं भी रोटेट नहीं कर रही। अब अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो वही क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो यहां पे तो फोर्स है 1 2 3 4, यार ये तो बड़ा लंबा बैठ जाएगा। इससे बढ़िया आप किसी एक पॉइंट को मान लो, मैं तो इस पे पॉइंट मान रहा हूं, कम से कम इसके वाली सारी फोर्सेस खत्म हो जाएगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P, ये लो पॉइंट P। अगर मैंने इसे पॉइंट मान लिया तो इसके वाली सारी फोर्सेस खत्म हो जाएगी। तो अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो 200 वाला तो इसे नीचे लाना चाह रहा है, 200 वाला नीचे लाना चाह रहा है ना, 200 वाला देख लो, 200 वाला नीचे लाना चाह रहा है।
ये नीचे, और N1 वाला इसे इधर लेके जाना चाह रहा है, 200 वाला नीचे लाना चाह रहा है, N1 इधर, तो दोनों का टॉर्क बराबर होगा। यानी ये तो आपको एंटी क्लॉक लेके जाना चाह रहा है, ये क्लॉक, तो इसका मतलब टॉर्क क्लॉक और टॉर्क एंटी क्लॉक बराबर होगा। क्लॉकवाइज वाला टॉर्क कौन सा है? N1, सॉरी क्लॉकवाइज वाला है 200 और एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा है? N1। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से। तो फोर्स तो है 200 और 200 की परपेंडिकुलर दूरी कितनी बैठेगी पॉइंट से? ये पूरी एक है, पूरी एक, तो ये हाफ बैठेगी, हाफ। N1 फोर्स और N1 से पॉइंट तक की परपेंडिकुलर दूरी, N1 से ये N1 बैठेगा पूरा, तो N1 से परपेंडिकुलर दूरी ये बैठेगी N1 के परपेंडिकुलर, यानी 2√2, 2√2, 2 से कट गया ये 100, √2 से कट गया 50, तो N1 की वैल्यू आ गई 50/√2, 50/√2, और जो N1 है वही फ्रिक्शन है। ठीक है, उसने पूछा था वॉल कितना फोर्स लगा रही है और फ्लोर। भाई तो वॉल तो खाली एक फोर्स लगा रही है, वॉल तो खाली एक फोर्स लगा रही है N1, और वो N1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 50/√2, यानी 25√2 भी बोल सकता हूं रैशनलाइज करके, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 25√2 न्यूटन। ये तो दीवार ने फोर्स लगाई है। और फ्लोर ने दो फोर्स लगाई है। फ्लोर ने लगाई है एक तो N2 और एक फ्रिक्शन। N2 कितना लगाया है? N2 200 न्यूटन। और फ्रिक्शन कितना लगाया है? फ्रिक्शन लगाया हमारे पास N1 जितना, यानी 25√2। तो इन दोनों का टोटल क्या बैठेगा? रिजल्टेंट बैठेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। N2 और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट बैठेगा अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 90 है ना cos 90, तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए खाली ये बच गया, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। अब फ्रिक्शन कितना है अपने पास? 25√2, इसका स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, N2 हो गया 200 का स्क्वायर। सॉल्व करके अपने पास आंसर आ जाएगा न्यूटन में, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा न्यूटन में। इज दैट क्लियर टू ऑल? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत 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 बढ़िया। यहां मैंने एक बार तो हॉरिजॉन्टल में आमने सामने वाली फोर्स बराबर रखी, हॉरिजॉन्टल में, एक बार वर्टिकल में आमने सामने बराबर रखी, और एक बार क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज। रिपीट कर लेना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। भैया आरपीएम राउंड पर मिनट, आपको मैंने जिस दिन वो लाइव क्लास ली थी उसमें बताया था कि राउंड पर मिनट का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास यहां पे शुरुआत में तो 1200 आरपीएम था, 1200 आरपीएम यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी। राउंड पर मिनट को मैं राउंड पर सेकंड में बदल रहा हूं, राउंड पर सेकंड में 20 आ गया, यानी पहले तो फ्रीक्वेंसी थी 20, अब हो गई 3120, फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गई 3120 आरपीएम। राउंड पर सेकंड में बदल दिया इसे, 5 12 2 52 आरपीएस। 16 सेकंड में फ्रीक्वेंसी इतना बदली है, टाइम दे रखा है 16 सेकंड। कह रहा है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, हमसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एल्फा, फर्स्ट पार्ट में एल्फा पूछा गया है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, मतलब
मैंने इसे रोटेशनल वाली इक्वेशन ले ली। ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई न्यू, ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई न्यू नॉट प्लस एल्फा टी। 2 पाई न्यू, न्यू कितना है 52, 2 पाई न्यू नॉट कितना है 20, एल्फा पता नहीं, टाइम 16, 104 पाई इज इक्वल्स टू 40 पाई प्लस 16 एल्फा। 104 पाई माइनस 40 पाई, ध्यान देना, 104 पाई माइनस 40 पाई 64 पाई इज इक्वल्स टू 16 एल्फा। 16 चौके 64, तो एल्फा आ गया 4 पाई, यूनिट आ गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पाई। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 4 पाई वाला, बस यहीं तक, इसके आगे का नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में इससे आगे भी है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम? कितने चक्कर लगाएगा इंजन इस टाइम में? अब देखो चक्कर निकालने हैं तो देखते रहना, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं थीटा निकाल रहा हूं। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थीटा निकाल रहा हूं, ओमेगा नॉट था 40 पाई, टाइम है 16 सेकेंड, एल्फा आया है 4 पाई, टाइम है 16, 2, 16 चौके 64, 640 पाई प्लस 16 16 256, 256 दुनी 512 पाई, यह आ गया आपके पास 1100, एक मिनट, 6 5 11, 1152 पाई, थीटा आ गया। लेकिन हमें तो ये बताना था कितने चक्कर लगाए हैं उसने इंजन ने। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं एंगल के हिसाब से रिवॉल्यूशन देखूं, एंगल के हिसाब से, तो एक चक्कर होता है 2 पाई का, एक चक्कर, तो 1152 पाई के कितने चक्कर होंगे? यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, एक चक्कर होता है 2 पाई का, तो 1152 पाई में कितने चक्कर होंगे? तो 1152 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई गया 5 7 6, 576 रिवॉल्यूशंस होंगे, 576 रिवॉल्यूशंस लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी 1.27 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की दूरी है 1.27 ए नॉट। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की आपको दूरी बतानी है इसमें। मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां पे है, हाइड्रोजन से x दूरी पर, तो क्लोरीन से कितनी दूरी बची? 1.27 माइनस एक्स, 1.27 माइनस एक्स। फॉर्मूला होता है हमारे पास m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, यानी मास हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन की दूरी, मास क्लोरीन इंटू क्लोरीन की दूरी। ठीक है, क्लोरीन का मास दे रखा है 5.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास, यानी क्लोरीन के मास को मैं लिख सकता हूं 35.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मास के। MH से MH कट गया, X 35.5 इंटू 1.27 माइनस 35.5x, ये 35.5 इधर आएगा x के साथ, तो ये बन जाएगा 36.5x, 35.5 इंटू 1.27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35.5 इंटू 1.27 अपॉन 36.5, शायद लगभग 1.08 ए नॉट के आसपास आंसर आता है, वो देख लेना आप कैलकुलेटर के, 1.08। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए एक नॉन यूनिफॉर्म वेट का बार है ये आपके पास, जिसका वेट है W, जो आपके पास वेट कितनी दूरी पर है, D दूरी पर। अगर ये यूनिफॉर्म वेट वाला होता, यूनिफॉर्म वेट वाला, तो आपको पता है ये W बिल्कुल सेंटर पे होता, ये W बिल्कुल कहां होता, सेंटर पे। लेकिन इसका नॉन यूनिफॉर्म वेट है W, इसे दो रस्सियों से हमने संभाल रखा है। टोटल इस बार की लेंथ है 2 मीटर। आपको बताना है ये कितनी दूरी पर इसका वेट होगा W, मतलब ये D दूरी बतानी है आपको। भाई सिंपल सा काम करो, पहले तो ये जो 36.9 और 53.1 दे रखा है, हमें कॉस और साइन की जो वैल्यूज लेंगे जब कंपोनेंट तोड़ेंगे दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे 30 डिग्री से सॉल्व करा रहा हूं और इसे 60 डिग्री से। पेपर में हमें जो रहेगा वो गिवन रहेगा 36.9 और 53.1, अगर ऐसा कुछ दे रहेगा तो इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। चलिए सिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं इस तरफ। ये आपके पास दो डंडे हो गए और ये बीच वाला बार हो गया। बार की लेंथ हमारे पास हो गई टोटल 2 मीटर की, 2 मीटर, और ये W कितनी दूरी पर है ये निकालना है। यहां से W की दूरी D मान ली, तो ये बची हुई दूरी हो गई 2 माइनस D। इस एंगल को जो भी गिवन था, लेकिन मैंने 30 के हिसाब से ले लिया, इसे 60 के हिसाब से। तो सबसे पहला काम, यहां टेंशन हो गई रस्सी पे T1, यहां हो गई T2। इस T1 के दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। एंगल के सामने वाला तो बैठेगा आपके पास साइन, T1 साइन 30, ऐसे ही एंगल के सामने वाला T2 साइन 60, और एंगल के साथ वाला जो बैठेगा वो बैठेगा T1 कॉस 30, T2 कॉस 60। एंगल के सामने वाला साइन, साथ वाला कॉस, एंगल के सामने वाला साइन और साथ वाला कॉस वो इधर बना दिया मैंने। क्या ये बार इधर जा रहा है? नहीं। क्या इधर जा रहा है? नहीं। इसका मतलब आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर है। तो उस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखना, T1 साइन 30, T1 साइन 30 बराबर T2 साइन 60। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहां से T1 आ गया, T2 √3। मैंने आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर कर दी। अब दूसरा देखना, अब जरा इस बार को देखो, बार को, एक फोर्स तो ये लग रही है T1 cos 30, एक फोर्स ये लग रही है T2 cos 60, और एक W लग रहा है ये। कुल मिलाके 3 परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं। इसके 3 परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर बार के, 1 2 3। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट P पे, ये रोटेट भी तो नहीं कर रहा ना, रोटेशन नहीं कर रहा, तो मैं पॉइंट P पे नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P। अभी जैसा मैंने पीछे भी करा था, वैसा ही पॉइंट P मान लिया। पॉइंट P इसलिए जिससे W खत्म हो जाए। तो अगर ये पॉइंट P मान लिया मैंने इक्विलिब्रियम के लिए, तो T1 इधर ले जाना चाह रहा है और T2 इधर ले जाना चाह रहा है। T1 इधर, T2 इधर, यानी T1 लेकर जाना चाह रहा है क्लॉकवाइज और T2 लेकर जाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज टॉर्क यानी ये वाला T1 वाला फोर्स, T1 cos 30 हो गई फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? D। ऐसे ही T2 cos 60 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2 माइनस D। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू हाफ। ठीक है, T1 की जगह मैं लिख सकता हूं T2 √3, T1 की जगह
T2 √3 और एक √3 और अवेलेबल है और D अवेलेबल है और ऐसे T2 2 माइनस D, T2 से T2 कैंसिल √3 3 3D इज इक्वल्स टू 2 माइनस D, D इस तरफ आ गया 4D इज इक्वल्स टू 2, तो D की वैल्यू आ गई हाफ, D की वैल्यू हाफ मीटर। बात समझ में आ गई? मैंने यहां पे एंगल बदल दिए थे बस, जिससे 30 और 60 आसानी से हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट जो थे वो 36.9 और 53.1 थे, तो कॉस और साइन में वो एग्जाम में वैल्यू देगा अगर ऐसे उठपटांग क्वेश्चन देगा तो। ठीक है, कंसेप्ट आपका बार बार मैं टॉर्क का वही लगा रहा हूं, इक्विलिब्रियम में करके दिखा रहा हूं कि रोटेट नहीं कर रहा तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर, जिसे बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। जब आप इक्विलिब्रियम में लेते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का वेट है 1800 किलो, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। भाई ये पहिए हो गए पीछे वाले, ये आगे वाले पहिए हो गए, यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है इसने 1.8 मीटर। ये एक्सल होता है ना पूरा एक्सल, ये भी एक्सल, तो दोनों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है कार की। ठीक है, ये कार को आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से दो पहिए। अब कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। ये फ्रंट एक्सल है, ये बैक एक्सल है, रियर एक्सल। फ्रंट से कितनी दूरी पर? 1.05 मीटर की दूरी पर, 1.05 मीटर की दूरी पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास है, वेट बोले तो mg। तो ये कितना बचा भैया? ये बचा 1.8 में से 1.05 माइनस कर दो, यानी पॉइंट का 75। ठीक है बच्चे, ये 0.75 बच गया। आपसे कह रहा है फोर्स एक्सर्ट बाय लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। एक एक पे कितनी कितनी फोर्स लग रही है ग्राउंड की वजह से, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, मतलब जब ये कार ग्राउंड पे है, तो इस एक पहिए पे कितनी फोर्स लग रही है R1 और इस वाले पे R2। ये क्वेश्चन है, R1 और R2 कितनी लग रही है। चलिए देखते हैं कितनी फोर्स लगेगी, कैसे सॉल्व करना है, सारे सीन को समझते हैं, जल्दी से कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए तो यहां पे हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने ये लिख दिया कि दोनों पहियों पे मिलके जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ वो लग रही है F1। इन दोनों पहियों पे मिलकर जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ F2। सीन समझने की कोशिश करना, F1 F2 मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर ये गाड़ी है तो इन दोनों पहिए, जो इस तरफ दिख रहा है और जो दिख नहीं रहा, उस पे फोर्स लग रही है F1, इन दोनों पे फोर्स लग रही है F2 और नीचे कितनी लग रही है? वेट। तो गाड़ी क्या ऊपर हवा में जा रही है? नहीं। क्या जमीन में धस रही है? नहीं। तो इसका मतलब जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स कहां लग रही है? नीचे। तो एक काम तो ये हो गया भाई कि इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, एक इक्वेशन तो ये लिख सकता हूं, F1 प्लस F2 बराबर वेट है mg, मास है 1800, g की वैल्यू है 10, तो F1 प्लस F2 आपके पास आ गया 18,000। एक इक्वेशन तो मैंने ये बना ली, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 18,000। खत्म, बढ़िया, आनंद। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं। टॉर्क, थोड़ा गाड़ी इधर से दिखा दूं मैं आपको फिर से टॉर्क बैलेंस करने के लिए। F1 F2 वेट, यहां से दूरी है 1.05, ये दूरी है 0.75। ठीक है, अब मैं किस पॉइंट के अक्रॉस कर रहा हूं? पॉइंट P के, एट पॉइंट P टॉर्क
जितना क्लॉकवाइज होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज। अब गाड़ी वो थोड़ा ना कर रही है कि झूलती जा रही है ऐसे गाड़ी, जब गाड़ी इधर उधर नहीं झूल रही, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका मतलब जितना टॉर्क क्लॉकवाइज लेकर जाना चाह रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट ले लिया मैंने P, तो देखो अगर ये पॉइंट ले लिया, ये वाला, तो ये वाला तो इसे लेकर जाना चाह रहा है नीचे, मतलब सॉरी F1 ऊपर है, F1 तो लेकर जाना चाह रहा है ऊपर, ठीक है, और W कहां लेकर जाना चाह रहा है नीचे, यानी W तो एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और F1 लेकर जाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए तो टॉर्क लगा दिया मैंने F1, और W के लिए लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज। देखते रहो जरा, समझना बात को। टॉर्क का फॉर्मूला F1 और F1 से इस पॉइंट तक की दूरी, F1 से इस पॉइंट तक की दूरी, क्योंकि यही पॉइंट लिया है मैंने P, ठीक है, तो पॉइंट P तक की दूरी कितनी बैठी, 1.8। कितनी दूरी है, 1.8। रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को, और जो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसे खुद करते जाना, अगर कंसेप्ट सीखना है। टाइम पास कर रहे हो तो अलग बात है। वेट W, और वेट से कहां है भैया W ये रहा, वेट से पॉइंट तक की दूरी 1.05, 1.05, तो F1 1.8 और वेट हमारे पास है 1800 इंटू जी, मास इंटू जी 1.05। भाई पॉइंट हटते ही एक जीरो नीचे आई और 18 से इसे काट दिया, 1800 से 100 हो गया, तो F1 हो गया, ये पॉइंट हटते ही 2 जीरो खत्म, ये ऊपर पहुंच गया, तो F1 आ गया हमारे पास 105, 1020, 10,500 न्यूटन। अगर F1 आ गया 10,500 न्यूटन, तो F2 कितना आ जाएगा, 18,000 में से 10,500 रुपए चले गए, मतलब न्यूटन चला गया, तो हमारे पास 7500 न्यूटन बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो F1 F2 आया, हमसे F1 F2 नहीं पूछा है भैया जी, हमसे F1 F2 नहीं पूछा, हमसे पूछा है एक की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, एक की वजह से। ये तो दोनों टायर का आ गया ना F1 तो, और F2 भी दोनों टायर का आ गया, हमें तो सिंगल सिंगल टायर का बताना है, तो हमें सिंगल टायर का बताना है F1 ईच। अगर ईच टायर का बताना है, फ्रंट के वन टायर का, वन व्हील का फोर्स बताना है, तो F2/2। ऐसे रियर व्हील के वन व्हील का बताना है, तो F1/2। F2 कितना आया अपना, F2 आया 7500, और ये 10,500, 7500 अपॉन 2, 10,500 अपॉन 2, 7500 सॉरी, 7500 अपॉन 2, तो 3750 आ गया भाई, ठीक है ना, 3750, 10,500, 5,250, 5,250, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो। बैलेंस करने के लिए मैं तो ये जानता हूं कि जो चीज ना रोटेट कर रही है तो उसमें लिख सकते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, बस इतना जानता हूं और वही अप्लाई कर रहा हूं मैं आपको। कोशिश तो यही है कि आप सीख जाओ इस चीज को। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। अच्छा, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर का टॉर्क बराबर है, ठीक बात है। बोथ हैविंग सेम मास एंड रेडियस। अच्छा, मास और रेडियस दोनों का सेम है। सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिलेंडर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। स्फीयर अपने सेंटर वाली एक्सिस पे कर रहा है, अच्छी बात है। विच ऑफ द टू विल एक्वायर द ग्रेटर एंगुलर स्पीड। अच्छा, ओमेगा किसकी ज्यादा होगी, हो गया। टॉर्क बराबर है, टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा, हॉलो सिलेंडर, आई अल्फा सॉलिड स्फीयर। साफ पता लग रहा है, आई अल्फा नीचे ले जाऊं अगर मैं, तो आई और अल्फा इनवर्सली है। कैसे, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1।
यानी आई और अल्फा इनवर्सली है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का तो होता है हमारे पास अपनी ही एक्सिस पे, हॉलो सिलेंडर है क्योंकि mr², और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। तो जाहिर सी बात देख के साफ पता लग रहा है ये mr² है, ये 2/5 है, यानी कि 2/5 का मतलब हो गया 0.4, ये 0.4 mr² है, ये 1 mr² है। तो ज्यादा कौन सा हुआ? सिलेंडर। अगर सिलेंडर का आई ज्यादा है तो अल्फा सिलेंडर का क्या होगा? कम होगा स्फीयर से। स्फीयर से अल्फा क्या हो जाएगा? सिलेंडर का कम होगा। और अल्फा होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जिसका अल्फा कम है उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना भाई, तो उसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी कम रहेगी। सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी और स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। तो जवाब बता दिया, ग्रेटर एंगुलर स्पीड किसकी होगी? स्फीयर की। देखो कैसे निकाला मैंने, टॉर्क दोनों का बराबर दे रखा था, टॉर्क को लिख दिया मैंने आई अल्फा आई अल्फा, ये भी तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो I1/I2 इज इक्वल टू α2/α1। तो इसका मतलब इनवर्सली है, आई और अल्फा कैसे हैं इसका मतलब? इनवर्सली। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका अल्फा कम, तो आई किसका ज्यादा दिख रहा है? सिलेंडर का, तो उसका अल्फा क्या हो गया? कम, और अल्फा कम तो स्पीड भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सॉलिड सिलेंडर का मास दे रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन? भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम, ½ I ω²। और आपसे बात चल रही है सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था आपको, mr²/2 होता है। मास गिवन है 20 किलो, ये रहा। रेडियस गिवन है 0.25, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था ये तो क्वेश्चन, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना था। /2 ओमेगा 100 का स्क्वायर, ठीक है जी। 10 625, 25 का स्क्वायर 625, 1 2 3 4 पॉइंट हटती 40 गई, ठीक है जी। 625 6250/2, 3 1 2 5, ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई जूल में। और क्या पूछा है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम? भाई एंगुलर मोमेंटम भी सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है फॉर्मूला। तो आई कितना है? mr²/2 इंटू ओमेगा, हो गया सॉल्व। m कितना? 20, r का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर /2, ओमेगा की वैल्यू 100, 10 0.0625 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो 2 0 और 1 0 होने के बाद भी 62.5 रह जाएगा। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है जी। फॉर्मूला बेस्ड था ये, तो कोई दमदार क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन अ रोटर टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, भाई ओमेगा दे रखा है 200 रेडियन पर सेकेंड। एन इंजन नीड टू ट्रांसमिट अ टॉर्क, टॉर्क दे रखा है 180, टॉर्क दे रखा है और ओमेगा। पावर पूछी है, पावर आगे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन इंप्लाइज जीरो टॉर्क, द प्रैक्टिस अप्लाइज द टॉर्क इज नीडेड टू काउंटर फ्रिक्शन टॉर्क, अज्यूम दैट द इंजन इज 100% एफिशिएंट। कुछ नहीं, बकवास है। टॉर्क पूछा है और वो क्या पूछा है? पावर। भाई पावर का एक फॉर्मूला आप FV जानते हो, FV। अब इसे एंगुलर में बदल दो तो फोर्स की जगह टॉर्क और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर में बदल दिया। तो ये भी सिंपल ही था आपके पास, टॉर्क की जगह 180, ओमेगा की जगह 200, 18 दूनी 36, 36,000 वॉट या 36 किलोवाट।
किलोवाट। सिंपल था ये भी, मैं ज्यादा बढ़िया नहीं कहूंगा बहुत हाई फाई था, ऐसा कुछ नहीं था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप सबको करा रखा है, ये मैंने सबको पहले करा रखा है जब रोटेशन पढ़ाया है। डिस्क में से छोटी डिस्क काटने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क में रिपीट करो, सबको करा रखा है, सबको होमवर्क में करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको करा रखा है, बता रहा हूं मैं, रिपीट करो डिस्क वाला। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। मीटर स्टिक, 1 मीटर लंबी डंडी, आपने उसे बैलेंस कर दिया नाइफ एज पे। When two coins each of mass 5 ग्राम are put one on top of the other at 12 सेंटीमीटर मार्क। भाई मीटर एक जो स्टिक होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है। अब 100 सेंटीमीटर की स्टिक पे आपने 12 सेंटीमीटर वाली जगह पर 2 सिक्के रख दिए, एक के ऊपर एक, 2 सिक्के एक के ऊपर एक, तो अब तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, ये तो झुक जाएगा या नीचे। पहले 0.5 पे बैलेंस था, मतलब 1 मीटर लंबी है तो 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस था, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर पे तो आपने इसे लगा दिया 12 पे, लेकिन जैसे ही आपने वजन रखा तो ये तो झुक जाएगा, ठीक है। द स्टिक इज फाउंड टू बैलेंस एट 45, इसलिए इसे 50 से मूव करा के 45 पे लाना पड़ेगा। इसे एक मिनट रुकना, इसे 50 से मूव करा के देखो, पहले 50 पे बैलेंस हो रहा था, लेकिन ये जैसे ही आपने वजन रखा तो इसे मूव करा के मुझे कहां पे लाना पड़ेगा, 45 पे। अब ये 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुई है मीटर स्टिक, ठीक है। और इसका अपना असली वजन तो यहीं रह गया, W कितनी दूरी पे रह गया इसका अपना वजन, वही 50 वाले पे। W कहां पे रह गया भाई, 50 वाले पे, ठीक है। यानी वो तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रह गया, ठीक है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ मीटर स्टिक, मीटर स्टिक का मास कितना, हो गया सॉल्व भाई। अब ये बैलेंस है इस समय, यानी जितना इसे क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहा है उतना ही वजन इसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना चाह रहा है। सिक्कों का वजन तो इसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना चाह रहा है, इसका खुद का वजन क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कॉइन वाला तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, कॉइन वाला तो खुद का वजन क्लॉकवाइज है। mg स्टिक का और एंटी क्लॉकवाइज कॉइन का, तो mg इंटू डिस्टेंस, भाई कितना डिस्टेंस बच रहा है इसका खुद का, 5 बच रहा है। टॉर्क होता है ना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कॉइन का mg कितना है, एक सिक्का है 5 ग्राम का, तो 2 सिक्के हो गए 10 ग्राम के, तो m मास को 1000 से डिवाइड जिसे किलोग्राम में आ जाए, mg 10 के हो गए ना 2 सिक्के, और डिस्टेंस कितना बैठा है इन सिक्कों का, यहां से यहां तक, ये 45 है, इसमें से 12 माइनस कर दो तो आपके पास ये बैठ गया 33, ठीक है, 33 बैठ गया। G से गया G, ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा, 33/5 इंटू 100 kg, यानी हमारे पास आ गया, अगर मैं इसे सॉल्व करने पे आऊं तो 6 पंजे 30 और 0.6 पंजे 30, ये 10⁻⁻2 kg। ग्राम में लिखना चाहूं तो 6600 ग्राम, ओ -2 सॉरी, हाँ तो 1000 से हो जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बचेगा, तो 66 ही बैठेगा। ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास
कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे रोटेशन के, आई होप आपने ढंग से कर लिए हो, कुछ तो बहुत ही बढ़िया थे, रिपीट कर लेना और अगली वीडियो का वेट करो। अगली वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन सिखाता हूं, ठीक है, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सिखाता हूं। ग्रेविटेशन के बाद हमारी फर्स्ट बुक ऑफ 11th एनसीईआरटी कंप्लीट, फिर हम अपना जो काम चल रहा था उसे आगे रखेंगे। बीच में आपको एनसीईआरटी सिखाने के लिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, जिससे क्वेश्चंस जाते हो, क्वेश्चन सीख जाओ। ऐसे ही बीच में आगे कोर्स बढ़ाने के बाद जब फिर बैक मारेंगे, तो फिर जब बैक मारेंगे तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए वेट कीजिए, पढ़ते रहिए।